नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की जब हम बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में बहुत अंतर होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में प्रत्येक चरों के जो आपके पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन के प्रत्येक चरों की चुने जाने की संभावना बराबर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें आप जो है जो भी मतलब जो भी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, वो आप अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से टेक्निक्स का हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी में यूज़ करते हैं। आपको वहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी में जितनी भी सैंपलिंग टेक्निक्स होती हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। अगर वो आपको याद है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स में क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चूज़न इज़ अननोन। चीपर बट अनेबल टू जनरलाइज पोटेंशियल फॉर बायसेस। इसमें क्या होगा कि इसमें जो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा इस सैम्पलिंग टेक्निक से जो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा जो सैंपल आपको मिलेंगे उस सैंपल पर स्टडी करने के बाद आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, अगली स्लाइड करिए। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कई प्रकार के हैं और आगे जा करके हमको लग रहा है कि लास्ट स्लाइड भी होनी चाहिए। कन्वीनियंस सैंपलिंग होती है, कन्वीनियंस सैंपलिंग में क्या होगा कि इसमें हमको जो भी मिल जाएगा, हम अपने ईज़ी टू एक्सेस अगर हमको मान लीजिए कि करना है कि ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों के ऊपर अध्ययन करना चाहते हैं, तो अब हमने ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों के ऊपर हम क्या किए कि हम किसी भी कॉलेज में चले गए और वहाँ जा करके बीए के कुछ विद्यार्थियों को ले लिया, एमए के सॉरी बीएससी के कुछ ले लिया, कुछ बीकॉम के ले लिया, यानी जो भी हमको मिल गए, जो भी ईज़ी टू एक्सेस रहे, हमारे एक्सेस में बहुत ही जो आसान मेरे लिए रहे, उनको हमने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर आपको कौन-सी सैंपलिंग हो गई आपकी? वो हो गई कन्वीनियंस सैंपलिंग, ठीक है? जैसे लिखा हुआ है सैंपल इज़ सेलेक्टेड फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ अ पॉपुलेशन दैट आर ईज़िली एक्सेसिबल, ओके? तो यानी ईज़िली एक्सेसिबल होता है आपका कन्वीनियंस सैंपलिंग में। कन्वीनियंस का मतलब ये होता है कि जो आपके लिए सुविधाजनक हो, सुविधाजनक न्यादर्स। तो सुविधाजनक में आप उन्हीं सारी चीज़ों को चुनेंगे जो आपके लिए सुविधाजनक होगा, ठीक है? इसके बाद आपका आता है स्नोबॉल सैंपलिंग। इसमें क्या होगा कि स्नोबॉल सैंपलिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया भी है। इसी साल में हमने देखा था स्नोबॉल सैंपलिंग से। स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या होता है कि आपको अगर सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, सैंपल्स का सिलेक्शन करना है, तो किसी एक सैंपल का, किसी पॉपुलेशन के किसी एक पार्ट का आप सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद उसी पार्ट से आप दूसरे का सिलेक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी एक एरिया में भाई माइक ऑफ कर लीजिए, पता नहीं क्या-क्या आप लोग बोल रहे हैं पीछे से। माइक ऑफ कर लीजिए आप सभी लोग। चलिए, इसमें जो है आपका स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या होगा, मान लीजिए कि आपको सिलेक्शन करना है कि अल्कोहल कितने लोग लेते हैं आपके किसी एक एरिया में, अल्कोहलिस्ट कितने हैं, अल्कोहल लेने वाले कितने हैं। अब उनको उनका सिलेक्शन करने के लिए आप क्या करेंगे, किसी एक अल्कोहलिस्ट को, किसी एक जो व्यक्ति को पकड़ लेंगे जो आपका अल्कोहल लेता है। आपने उसको पकड़ लिया, इसके बाद अल्कोहल के जो अल्कोहल लेने वाले जो लोग होते हैं, उनके दोस्त भी अल्कोहलिस्ट ही होते हैं, लगभग-लगभग। आपने उनको पकड़ लिया, इसके बाद फिर क्या हुआ कि आपने उनको जब पकड़ा तो उनसे कहा कि आपके कौन से दोस्त हैं? उसने अपने दोस्त को बताया, फिर इसके बाद उसने अपने दोस्त को बताया, उसने अपने दोस्त को बताया, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक पूरी चेन आपके सामने बन जाती, ठीक है? इसमें एक तरीके से आपका एक को यहाँ पर सेलेक्ट किया, इसके बाद आपका दूसरा यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, तीसरे को यहाँ पर, चौथे को यहाँ पर, ठीक है? इस तरीके से आपका अलग-अलग सैंपल्स का आपने सिलेक्शन कर लिया। स्नोबॉल सैंपलिंग समझ में आ गई? यानी इसमें क्या होता है, फ्रेंड टू फ्रेंड होता है। एक व्यक्ति को आपने सेलेक्ट किया, आपने उसको पकड़ लिया, इसके बाद वो जो है दूसरे को बता दिया, आपने दूसरे वाले को पकड़ लिया तो 2 हो गए। इसके बाद दूसरा वाला तीसरे को बताया, तो तीसरे वाले को पकड़ लिया आपने, फिर तीसरे वाला चौथे को बताया, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक चेन के रूप में आपके पास सैंपल्स मिल जाते हैं। आपको जितने 10, 20, 50 सैंपल चाहिए, अगर 50 आपको मिल गए तो यहीं पर आप अपनी चेन को समाप्त कर देते हैं।
ठीक है? तो वो आपकी होती है स्नोबॉल सैंपलिंग। इसके बाद आपकी नेक्स्ट होती है पर्पज़िव सैंपलिंग, जिसको हम जजमेंटल सैंपलिंग भी कहते हैं। एक होती है आपकी पर्पज़िव सैंपलिंग, जिसको हम जजमेंटल सैंपलिंग भी कहते हैं। तो पर्पज़िव सैंपलिंग में क्या होता है कि आप अपने उद्देश्य के हिसाब से, जैसे आपको लेना है हाई स्कूल के विद्यार्थी, तो हाई स्कूल के विद्यार्थी में आप देखते हैं कि आपका उद्देश्य किस स्कूल के या किस एरिया के विद्यार्थी को लेने के बाद आपका उद्देश्य पूरा होता है, आप उन विद्यार्थियों का सिलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है? जो भी आपको आपके हिसाब से जो उचित लगता है, आप उसको उनका सिलेक्शन कर लेते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट आपको कितने चाहिए, आपने जो चुना आपने जो तय कर रखा है, वो तय की गई संख्या आप कहीं से भी जो भी आपका पर्पज़ सिद्ध करेगा, आप उसको वहाँ से उठा लेंगे। इसी को जो है जजमेंटल सैंपलिंग भी कहा जाता है। इसके बाद आपका आता है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग। तो कोटा सैंपलिंग में क्या होता है कि यहाँ पर कोटा सैंपलिंग जस्ट लाइक अ स्ट्रैटिफाइड नॉन रैंडम सैंपलिंग होता है। इसमें स्ट्रेटा तो बनता है, लेकिन इसमें जो है रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है, इसमें नॉन रैंडम सैंपलिंग होती है। कैसे? कि अगर मान लीजिए कि 500 स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है हमको, तो 500 स्टूडेंट में से 200 बीए का हम ले लेंगे, 200 जो है एमए का ले लेंगे, 100 ठो बीएससी का ले लेंगे और 100 ठो एमएससी का ले लेंगे। एक कोटा अलग-अलग बना लेंगे। जैसे आपका ये होता है ना सिलेक्शन में कोटा, रिजर्वेशन वाले में भी अगर आप देखेंगे तो वो भी एक तरीके से इस तरीके का सैंपलिंग ही होता है, कि आपको इसमें से 30 हो गए, इसमें से 27 हो जाएँगे, इसमें से 26 हो जाएँगे, इसमें से 25 हो जाएँगे। ठीक? वो आपकी कोटा सैंपलिंग हो गई। नेक्स्ट करिए। ओके? हाँ, हाँ, स्ट्रैटिफ़ाइड में देखिए स्ट्रैटिफ़ाइड और आपका ये कोटा सैंपलिंग में अंतर है कि स्ट्रैटिफ़ाइड रैंडम सैंपलिंग जो होती है, उसमें रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं, कि आप जैसे मान लीजिए कि बीए में गए, बीए में जाने के बाद आपको अगर 200 स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है सॉरी आप अगर वहाँ पे गए तो आपको मान लीजिए 2500 का स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है, तो आप बीए में गए तो जितने स्टूडेंट आपको समझ में आए आपने उसमें से ले लिया, रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, कि 50 का मान लीजिए कि आपने तय कर लिया कि 50 आपको चाहिए, तो आप उसमें गए और 50 जो है जो भी 50 मिल गए, आप उनको लॉटरी मेथड से या जैसे भी वहाँ से आपने सेलेक्ट किया। तो हर एक क्लास के लिए आपने पहले से प्री डिफाइंड किया है कि आपको इतना चाहिए और लेकिन उसके लिए जितने भी उसमें वेरिएबल होंगे, जितने स्टूडेंट होंगे, प्रत्येक स्टूडेंट के चुने जाने की संभावना 100% होगी, इक्वल होगी। कोई भी स्टूडेंट कभी भी चुना जा सकता है। लॉटरी मेथड से आप करवाएँगे हर जगह, तो हर जगह से आपको 50 चाहिए तो 200 की स्ट्रेंथ है, 200 में से 50 कोई भी हो सकता है। लेकिन जब आप इसको करते हैं, कोटा सैंपलिंग में करते हैं, जो आपका ये कोटा सैंपलिंग होता है, तो इसमें नॉन स्ट्रैटिफाइड सॉरी नॉन रैंडम होता है। इसमें जो है आप रैंडमली सेलेक्ट नहीं करते। आपको जो भी मिल जाएँगे, आप वहाँ पर ऐसा कोई मेथड नहीं लगाएँगे कि लॉटरी लगा लिए फिर प्रत्येक पदों के चुने जाने की संभावना समान होगी, ऐसा नहीं है। आप गए अगर आपको 100 स्टूडेंट चाहिए, तो 100 आपको दिख गए जो, 100 को बुला लेंगे, आ जाओ, मेरा सैंपल बन जाओ। फिर 50 दिख गए आपको 50 ले लिए, ठीक है? तो वो आपका इस यहाँ पर थोड़ा-सा डिफरेंट है कि एक जगह पर आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग कर रहे हो और दूसरी जगह पर नॉन रैंडम सैंपलिंग कर रहे हो। ओके? समझ में आ गया अब? हाँ। जी, बिल्कुल बायसनेस तो होगी ही। मान लीजिए कि हमको 50 का चयन करना है, तो 50 में से हमने जिनको चुन लिया, जो हमारे चाहने वाले हैं या फिर जिनको हम पसंद करते हैं, हम उनमें से 50 को सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद उन पर जो अध्ययन हम करेंगे, जो रिज़ल्ट हमें प्राप्त होगा, वो कहीं न कहीं तो वैरी करेगा ही, इफ़ेक्ट करेगा ना पर रिज़ल्ट को पूरा। और तब अगर हम रैंडम सैंपलिंग करें कि हम कोई भी 50 ले लेंगे, तो उसमें जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा कि नहीं ठीक है, हम जो है इसमें से जो भी परिणाम प्राप्त होगा, वो हमें रिलेवेंट रिज़ल्ट देगा। एक तरीके से हमको जो भी रिज़ल्ट वो देगा, वो पूरी क्लास पर हम जनरलाइज़ उसको कर पाएँगे, क्योंकि उसमें बायसनेस की संभावना बहुत कम रहेगी। ऐसे अगर हम अपने चहेतों की नियुक्ति मान लीजिए कि हमको कोई नियुक्ति करनी है या कुछ करना है, हम अपने चहेतों की नियुक्ति हर जगह कर दिए, तो चहेतों की नियुक्ति करेंगे तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे और अगर हम एक जगह करते हैं कि उसको जो है, हम उनका चयन करते हैं जो एबल हैं, कैपेबल हैं, अगर हम उनका चयन करेंगे तो वो भी रिज़ल्ट को प्रभावित करेंगे। ये अच्छा रिज़ल्ट देंगे, वो हो सकता है थोड़ा खराब रिज़ल्ट दें, ठीक है? ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
क्या होता है? कुछ अगर क्वेरी वगैरह हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, कोई क्वेश्चन है?